बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया है कि अगर हमारे पास ऐसी इंजरी है जो कि रिवर्सिबल है, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या मैनिफेस्टेशन होगी ये आपने याद रखनी है। क्या क्या? सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, माइक्रोविलाई सेल के नहीं होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी तो लिपिड्स की डिपोजिशन सेल में हो जाएगी, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और एक और चीज़, माइलन फिगर्स हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास हो गई रिवर्सिबल इंजरी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, सेलुलर इंजरी का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना, तो मैकेनिज़्म आपने ये ड्रा करके आना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद उन लोगों ने रॉबिन से ही उठाया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं समझा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ने जा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैंने सारे मैकेनिज़्म आपको इधर बता दिए। अब अगली चीज़ है इरिवर्सिबल इंजरी। देखें, इरिवर्सिबल इंजरी मैंने क्या समझाया है कि जब भी इरिवर्सिबल इंजरी की होगी तो सेल से एंजाइम्स बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ये देखें, इरिवर्सिबल इंजरी में पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, उसमें मेम्ब्रेन डैमेज होगा। मेम्ब्रेन डैमेज होगा, क्यों होगा मेम्ब्रेन डैमेज? उसकी वजह ये लिखी हुई है, लॉस ऑफ फास्फोलिपिड्स। मेम्ब्रेन में होती है फास्फोलिपिड, अगर वो नहीं है। साइटोस्केलेटन का, अगर साइटोस्केलेटन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे इधर करके पड़ा होता है, उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं ना। ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे करके, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है ना, अब साइड मेम्ब्रेन को, ये न्यूक्लियस है, तो सेल के अंदर यहाँ पे साइटोस्केलेटन नीचे पड़ा होता है जो न्यूक्लियस के साथ उसको कनेक्टेड रखता है। देखिए, अगर तो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड ही ना हो तब भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। अगर साइटोस्केलेटन में कोई मसला हो तब भी, यहाँ अगर फ्री रेडिकल्स ये होते हैं OH- O2, ये आके अटैक करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तब भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। या लिपिड की ब्रेक डाउन शुरू हो जाए, ठीक है, तब भी हो सकती है। तो ये सारी काजें हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी। और सेल मेम्ब्रेन डैमेज के क्या होगा, एक तो फ्री रेडिकल्स फ्री एंजाइम्स निकलेंगे, एंजाइम्स बाहर निकल आएंगे। दूसरी चीज़, जब मेम्ब्रेन डैमेज होगी बाहर, आपको पता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या चीज़ ज़्यादा है, कैल्शियम। सोडियम भी ज़्यादा है, कैल्शियम भी ज़्यादा है, कैल्शियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो कैल्शियम जब भी अंदर जाता है ना, याद रखिएगा, इधर लिखा हुआ नहीं है लेकिन कैल्शियम अंदर जाके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन सी एंजाइम? जो कि लाइसोसोम से निकलते हैं। तो वो लाइसोसोम एंजाइम एक्टिव हो जाए, उनमें से एक एंजाइम, जिस तरह ना कुछ ऐसे एंजाइम है जो न्यूक्लियस पे डैमेज करना शुरू कर देता है, तो न्यूक्लियस की डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये मतलब मैं थोड़ा वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो उससे ये चीज़ उसने मेंशन की हुई है कि कैल्शियम में अंदर जाएगा सेल में, और सेल से एंजाइम्स भी बाहर निकलेंगे। जो एंजाइम नाम याद रखना याद रख लें, CK याद रख लें, LDH याद रख लें, ये दोनों एंजाइम्स हैं। अब ये में से एक चीज़ थोड़ी सी होगी, मेम्ब्रेन डैमेज से। ये देखिए, मेम्ब्रेन डैमेज क्या लिखा, इंट्रासेलुलर रिलीज एंड एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। तो ये एंजाइम क्यों, किसकी वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं? कैल्शियम की वजह से, ठीक है। इसको बेशक लिंक्ड कर लें आपस में दो चीज़ों को, कि एंजाइम्स एक्टिव कैल्शियम की वजह से हो रहे हैं। और एक और चीज़, जब भी pH सेल की कम होती है तब भी एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये भी एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। pH कम होगी, एसिडिक मीडिया होगा, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और उससे होता क्या है, ये देखें आप क्या लिखा हुआ है, बेजोफिलिया कम हो जाएगा। व्हाट इज़ बेजोफिलिया? आपको पता है, ये हिस्टो की डायग्राम्स अगर आप ड्रा करते हो तो क्या होता है, हम जब सेल ड्रा करते हैं ना, तो हम उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस बेजोफिलिक कलर से ड्रा करते हैं। वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। यहाँ पे राइबोसोम्स पड़े होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो भी न्यूक्लियस को कलर देते हैं, वो भी सेल को ना एक कलर देते हैं जो कि बेजोफिलिक होता है। अब मुझे एक बात बताएं, हमने रिवर्सिबल इंजरी में क्या कहा था, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी स्वेलिंग हो जाएगी। जब स्वेलिंग हुई तो मैंने क्या कहा था, राइबोसोम जो इसके ऊपर पड़े हुए हैं वो निकल जाएंगे बाहर। तो राइबोसोम जब नहीं होंगे तो जब हम इसका कलर चेक करेंगे ना, एक तो न्यूक्लियस भी डैमेज हो चुके हैं क्योंकि एंजाइम्स आ रहे हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह, तो हमें सारे का सारा इओसिनोफिलिक कलर नज़र आएगा, बेजोफिलिक कलर ही नज़र नहीं आएगा क्योंकि राइबोसोम्स भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं रही, क्योंकि ये जो कलर बेजोफिलिक होता है ना, ये बेजोफिलिक कलर प्रोटीन्स की वजह से होता है या न्यूक्लियस की वजह से होता है। न्यूक्लियस भी टूट रहा है, तो जब इस सेल को आप देखेंगे ना स्लाइड के अंदर, जो सेल इंजर हुआ हुआ है, जिसमें नेक्रोसिस हो रही है, वो इओसिनोफिलिक होता है। तो ये जो लाइन लिखी हुई ना, बेजोफिलिया कम हो जाएगा, राइबोसोमल RNA, ठीक है, राइबोसोमल न्यूक्लियोप्रोटीन्स कम हो गई हैं, न्यूक्लियर चेंजेस हैं, प्रोटीन्स डिग्रेडेशन है, डाइजेशन है, इन सब चीज़ों की वजह से बेजोफिलिक कलर कम हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, हुआ क्या है, हमारे पास इंजरी हुई है, किस वजह से? ये भी जो इंजरी को मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, ये हाइपोक्सिया और इस्कीमिक इंजरी है। मैं बेसिकली हम ये एक चीज़ कर रहे हैं, अभी हमने ये मैकेनिज़म्स को डिस्कस करने लगे हैं। इसमें इस्कीमिया और हाइपोक्सिया की इंजरी अगर आती है पेपर में तो आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है। क्या क्या होगा,
हाइपोक्सिया इस्कीमिया होगा, एटीपी कम हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एक प्रोसेस होता है जिससे एटीपी बनता है। एटीपी नहीं होगा तो 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्या क्या? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, सोडियम पंप कम काम करना छोड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कौन सी? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, लिख लेंगे इसके ऊपर, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाएगी, ग्लाइकोजन सेल के अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में यूज़ ही क्या होता है? ग्लाइकोजन ही तो यूज़ हो रहा होता है। अदर इफेक्ट्स क्या हैं? डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी तो लिपिड सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आपने ना इस तरह याद रखना है। अगर आता है इरिवर्सिबल इंजरी, आप लिखें जी ऑक्सीजन कम होगा तो एटीपी कम हो जाएगा, एटीपी कम होगा तो उससे 3 चीज़ें होंगी। सोडियम वाला पंप जो है वो काम करना छोड़ देगा। दूसरी चीज़ क्या होगी जी? ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी है, लेकिन साथ लिख दें कौन सी? एनारोबिक, ठीक है। उससे क्या बनता है? उससे लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड से क्या होता है? पीएच कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, जब ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हो रही है तो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ कौन हो रहा है? ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन भी कम हो गया, ठीक है। ये लिंक करके मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और एक आखिरी चीज़, अदर इफेक्ट्स। अदर इफेक्ट्स में क्या इफेक्ट्स हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? राइबोसोम्स डिटैच हो जाएंगे, राइबोसोम्स कम होंगे। राइबोसोम्स का काम क्या होता है पता है? प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन्स कम होंगी, और मैंने पहले बता दिया जब प्रोटीन्स कम होंगी तो लिपिड सेल के अंदर तो आ जाएगा, बाहर नहीं निकल सकेगा, तो लिपिड सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब इस सारी पिक्चर को, रिवर्सिबल इंजरी को अब माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो सेल कैसा नज़र आएगा? सेल में क्या कहा था मैंने? स्वेलिंग, एक तो सेल खुद स्वेल होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग नज़र आएगी, और क्या नज़र आएगा? माइलन फिगर्स नज़र आएंगे। ये माइलन फिगर्स होते क्या हैं? ये माइनर फिगर्स होते हैं जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस पड़ी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, वो छोटे छोटे पिगमेंट्स की फॉर्म में रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एंजाइम्स एक्टिवेट कर दिए हैं, लाइसोसोमल शोमल। पीएच कम होने की वजह से यहाँ पे एक फैक्टर पीएच का होगा, वो क्या? लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। उन एक्टिवेशन से क्या होगा? ऑर्गेनेलिस की डाइजेशन, ठीक है। इधर नहीं लिखियो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो डाइजेशन होगी, तो डाइजेशन से माइलन फिगर्स बन जाते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और एक और चीज़ कोई रह गई, हाँ, ब्लेब्स या माइक्रोविलाई जो होते हैं वो सब कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मेम्ब्रेन में ब्लेब्स, वैसे ये ना बेसिकली, अब देखें ये एक मेम्ब्रेन है, जब ये मोटा होगा तो मेम्ब्रेन में अगर कोई माइक्रोविलाई या ब्लेब्स वो चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक पूरा मैंने बता दिया। और अगर इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो मेम्ब्रेन डैमेज होगी, और मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से इफेक्ट्स में एक मेजर इफेक्ट, वो आपने क्या याद रखना है? एंजाइम्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब देखें, मैं रीड नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, अब खुद देखें। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बता दी है, ये सारा वही चीज़ बताया हुआ है, मैंने सब डिटेल में बता दिया है। इरिवर्सिबल इंजरी में उसने बताया हुआ इंजरी टू लाइसोसोमल एंजाइम, देखें पीएच कम हुई, डैमेज टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, इंट्रासेलुलर रिलीज ऑफ एंजाइम्स, वो क्या करेंगे? वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? ये सारी डिटेल है। प्रोटीन की डाइजेशन, आरएनए की डाइजेशन, और न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होता है? कैरियोलाइसिस ये आगे आएगी अभी। कैरियोलाइसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना, लाइसिस होना। पिकनोसिस ये याद रखने, पिक करना मींस कंडेंस, न्यूक्लियस का कंडेंस होना। और कैरियोरेक्सिस, रेक्सिस पता है क्या होता है? रेक्स का मतलब होता है अगर ये चीज़ है ना, तो इसमें एक तो चीज़ होगी कैरियोलाइसिस, लाइस का मतलब दरमियान से काट दें। पिकनोसिस का मतलब है ऐसे कंडेंस हो जाएगा, और कैरियोरेक्सिस का मतलब पता है क्या है? छोटे छोटे डॉट्स रह जाएंगे, ऐसे एक जगह डॉट, एक ऐसे डॉट, छोटी डॉट में से बन नहीं रहा डॉट। इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही चीज़ें दोबारा इंजरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ये देखें, इंक्रीज डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द एंडोजिनस फास्फोलाइपेजेस बाय साइटोसोलिक कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ना, वो कंसंट्रेशन कैल्शियम की ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिनका नाम का है फास्फोलाइपेसेस। वो क्या करते हैं? वो डिग्रेडेशन फास्फोलिपिड्स की। ये देखें, मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स कम हो रहे हैं। ये जो पॉइंट इन्होंने उधर लिखा हुआ है ना, ये लॉस ऑफ फास्फोलिपिड, इसको ये नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों फास्फोलिपिड कम हो रहे हैं। ये एक वजह क्या है? डिग्रेडेशन फास्फोलिपिड्स की ज़्यादा हो रही है, दूसरा सिंथेसिस कम हो रही है। अच्छा जी, ये जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ था लिपिड की ब्रेकडाउन, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फास्फोलिपिड डिग्रेडेशन। और मतलब लिपिड्स की, आपको पता है ऐसे लिपिड्स बॉडी में जब डिग्रेड होते हैं ना, तो कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस करें जो कि बॉडी के लिए खुद डैमेजिंग होते हैं। तो ये वो पॉइंट लिखा हुआ है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन, कोई ना कोई डिग्रेडेशन हो सकती है, और टॉक्सिक रेडिकल्स। ये जो 4 पॉइंट ऊपर लिखे हुए ना, अगर आप ये भी याद रख लेना तो बहुत बड़ी बात है, डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी, मैंने एक चीज़ बताई थी, इंजरी से क्या होगा? एक तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स, और ये जो है एंजाइम्स ये बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, कैल्शियम सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा बाहर से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। तो ये 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को इंजरी हो सकती है, ये उस डायग्राम में शो नहीं है।
और ये लिखा हुआ है इनिशियली इरिवर्सिबल इंजरी एसोसिएटेड वैक्यूलाइजेशन, मतलब यहाँ पे ना इधर इन्होंने शो नहीं किया हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया की इंजरी होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूलाइज हो जाएगा। और अगर सम टाइम इस तरह होता है कि सेल की ना इरिवर्सिबल इंजरी हो चुकी होती है, तो यहाँ पे किसी वजह से स्कीमिया हुआ था, कोई ब्लॉकेज था लेट्स सपोज इस जगह पे, तो आपने ब्लॉकेज रिमूव कर दिया। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल पता है किसकी दूँ, हार्ट की। आपको पता है कि जो मायोकार्ड इन्फेक्शन होता है, जो पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, जब वो आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं वो क्या करते हैं, वो इस जगह से ब्लॉकेज ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद अब जाहिर सी बात है जब ब्लड दोबारा आता है तो ब्लड में कैल्शियम भी होगा, तो कैल्शियम दोबारा सेल में जाना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम की वजह से एक फर्दर इंजरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं, ये इधर लिखी हुई है। तो ये आगे रीपरफ्यूजन इंजरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने कोशिश करनी है वो डायग्राम करके आए। क्वेश्चन क्या आएगा, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, तो ये ड्रा करनी है। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया कैसे लीड करता है इंजरी को, तो ये ड्रा करनी है। अच्छा, दूसरी कॉज क्या है इंजरी की, फ्री रेडिकल मीडिएटेड, उसके बाद केमिकल और एजिंग आखिर में है। अब मैं देखता हूँ आगे इन्होंने क्या एक्सप्लेन। अच्छा, सेल डेथ जो लिखा हुआ है ना, ये ज़रूरत नहीं है ये पॉइंट्स करने की, ये वाले पॉइंट्स ये छोड़ दे, इसमें वो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, रीड कर लेंगे यार। ये माइलन फिगर्स भी बताया हुआ है, ये फैटी एसिड रेजिड्यूज में भी कैल्सीफाइड, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको छोड़ दें। आगे आ गया फ्री रेडिकल मीडिएटेड इंजरी। अच्छा, इसमें टू मच मतलब ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेन हुई हैं जो कि आपको चाहिए नहीं। एक तो आपको मैं बात बता दूं, ये यहाँ से आपने करना है। फ्री रेडिकल्स होते क्या, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, केमिकल स्पीशी दैट हैज़ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये केमिस्ट्री की बात लिखी हुई है कि जिसमें अनपेयर्ड, देखें फ्री रेडिकल मतलब होता है ये अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होंगे तो ये मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। अब मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, पता है फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं, ऑक्सीजन और गैसियस टॉक्सिसिटी जब भी बॉडी में होती है ना, मिसाल के तौर पे जिस तरह एक बंदे को बच्चा पैदा हो और बच्चे को आप ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे ना तो फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाए। अच्छा, फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, मैं ये पहले आपको बता दूँ, एक मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर मैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें रीड करके आपको बता दूँगा, ताकि ये क्योंकि ये बड़ा हैज़र्ड ही आपकी बुक में लिखा हुआ है इसमें। अरे देखें, आपका नॉर्मली आपको पता है ऑक्सीजन इस फॉर्म में होता है O2, जब ना कुछ स्टेप्स बॉडी में होते हैं तो उससे ऑक्सीजन जो है ना O2 माइनस फॉर्म में चला जाता है, जिसको सुपर ऑक्साइड वाली फॉर्म कहते हैं। सुपर ऑक्साइड वाली फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली फॉर्म मतलब ये फ्री रेडिकल्स हैं। अब ये फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना वो चली जाती है इनटू OH माइनस में। तो ये एक नॉर्मली ना लीनेज होती है फ्री रेडिकल्स के बनने की, ऑक्सीजन से सारे बन रहे होते हैं। अब ना इस स्टेप को रोकने के लिए पता है कौन सी चीज़ नॉर्मली अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हुई है, SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये सुपर ऑक्साइड को पेरोक्साइड में जाने नहीं देता। और पता है पेरोक्साइड को OH में कौन सी चीज़ नहीं जाने देती, बल्कि इसको ब्रेक कर देती है वाटर में, शायद नाम आपको याद हो, कैटालेस। ये अल्लाह ने डिफेंसेस हमारे अंदर रखी हुई हैं। कैटालेस नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो OH होता है ना, इसको पता है कौन सी चीज़ ख़त्म करती है, ग्लूटाथायोन। देखिए मैंने आपको बताया है फ्री रेडिकल्स नॉर्मली ये होते हैं जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। फ्री रेडिकल्स नॉर्मली इस लीनेज में बनते हैं, O2 फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वहाँ से OH माइनस। O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करने से बचाने वाला एक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एंजाइम रखा हुआ, उसका नाम है SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो ये एंजाइम है जो कि डिग्रेड कर देता है सुपर ऑक्साइड को, और वो सुपर ऑक्साइड कन्वर्ट ही नहीं होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। लेट्स सपोज किसी बंदे में अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, अल्लाह ने उसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम रखा हुआ जिसका नाम है कैटालेस। चलें अगर कैटालेस भी नहीं था और उस बंदे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH में चला गया, OH भी बहुत डैमेजिंग है सेल मेम्ब्रेन के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए अल्लाह ने ग्लूटाथायोन हमारे अंदर रखा हुआ है। तो ये नॉर्मल डिफेंसेस हैं। और ये पता है क्या करते हैं फ्री रेडिकल्स, देखें ये मेम्ब्रेन है ना, ये जो एजिंग का प्रोसेस होता है, ये क्या करते हैं मेम्ब्रेन पे जाते हैं, लिपिड के साथ रिएक्ट करते हैं और इस 2 पॉइंट से लिपिड्स को आपस में मेम्ब्रेन को मिला देते हैं। जब मेम्ब्रेन मिलती है तो मेम्ब्रेन में ऐसे ब्लैब बन जाता है, यही रिंकल्स होते हैं जो मुंह पे नज़र आते हैं। और फिर वो क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, विटामिन E यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, ये इन ऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करता है जिसकी वजह से फेस पे रिंकल्स नहीं आते, ठीक है। अब ये वो बता रहा है कि अगर ये कब कैसे कैसे बन सकते हैं फ्री रेडिकल्स। एक तो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो ना बॉडी में, ज़्यादा ऑक्सीजन हो, अंडरस्टूड बात है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेडिकल्स बनेंगे।
या केमिकल या रेडिएशन। रेडिएशन से पता होगा आपको क्यों, रेडिएशन से बनता ही वाटर ब्रेक होता है और रॉकेट से हाइड्रोजन ये रेडिकल्स बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग, जो फेगोसिटिक सेल्स, ये जो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस होते हैं ना, जब भी किसी जगह पे आते हैं, आपको लेट्स सपोज किसी जगह पे कांटा भी चुभे, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कहीं है, कोरोना वायरस के है, तो कैसे हम कोरोना वायरस को किल करते हैं? ये हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, पता है, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। इन्फ्लेमेटरी डैमेज भी इसी तरह, ट्यूमर डिस्ट्रक्शन बाय मैक्रोफेजेस, सेलुलर एजिंग, ये एजिंग के एग्जाम्पल याद रखेंगे तो कॉमन यूज़ वुमेन के अंदर ड्रग्स हैं, विटामिन ई और मैनी अदर्स। तो ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि फ्री रेडिकल्स किन किन पाथवे में प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की आगे डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैंने बता दी हैं, रीड मार ली इनको। ये रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, पीछे रेडिएशन का लिखा हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन से पता है क्या होता है? ये देखें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। ये देखें पहले क्या बनाया है, O2- इन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बना सकते हैं। ये जो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं? आयरन। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्माकोलॉजी में, आपने याद रखनी है। जो आयरन हम देते हैं ना नॉर्मली बॉडी में, आपको पता है किस फॉर्म में देते हैं? फेरस सल्फेट की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर फ्री आयरन बॉडी में आपको देना, किसी पेशेंट को, ये आयरन एनीमिया के साथ आता है आपके पास, तो क्या होगा? वो आयरन टॉक्सिक है, वो फ्री रेडिकल्स बनाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखनी है, ये तो फार्माकोलॉजी के लिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है आयरन पेरोक्साइड से मिलकर ये फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने फार्मा भी साथ बता दी है। और एक आपको पता है साइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो भी फ्री रेडिकल्स बनाता है। बस ये याद रखें, है एक सिस्टम। और ये फैक्ट्स क्या हैं? ये जो डिटेल्स में इतने इफेक्ट लिखे हुए हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब मेम्ब्रेन पे डैमेज करता है तो परऑक्सीडेशन होती है, बस ये याद रखें, लिपिड परऑक्सीडेशन, ब्लेब्स बन जाते हैं मेम्ब्रेन पे। फिर क्या होता है जी, नॉन परऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर सकता है, DNA को डैमेज कर सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स। मतलब ना देखिए, आपको सिर्फ मैकेनिज्म अगर पता है ना फ्री रेडिकल्स का, ये वाला, ये ऐसे बनते हैं और इनको बॉडी कम डील कैसे करती है। SOD का पता हो, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज किस पे एक्ट करता है, कैटालिस का पता हो किस पे एक्ट करता है, और ग्लूटा। ये मैंने सिंपल करके आपको बता दिया। ये जो इफेक्ट्स है ना, ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कि जो सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, सेल के DNA को डैमेज करते हैं, सेल की प्रोटीन को डैमेज करते हैं। दैट्स इट। इसमें डाटा मारने की क्या ज़रूरत है इतना? अच्छा, अब ये दैट इज़ वेरी, मैं बता दिया है कि टर्मिनेशन कैसे होती है, कैसे बॉडी डील करती है। यहाँ तो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है या एंजाइम्स के, और एंजाइम्स मैंने बता दिए, ये लिखे हुए आगे। ये देखें, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है जी, डिकम्पोज करता है सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एंड ऑक्सीजन में। ये देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन भी इधर लिख लें, तो ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है। कैटालिस्ट क्या करता है, डिकम्पोज करता है वाटर में और ऑक्सीजन में। मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ वैसे। और ग्लूटाथायोन डिकम्पोज करता है OH को। ये देखें, ग्लूटाथायोन OH को, कैटालिस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये मैंने बता दिया। एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन कौन से हैं? विटामिन ई, सीरोप्लाज्मिन, ठीक है, सिस्टीन और ग्लूटाथायोन में ब्लॉक, मतलब ये विटामिन ई बस याद रख लें, एंटीऑक्सीडेंट है। और अदर एग्जांपल्स में रेडिएशन, ये जो पेशेंट को रेडिएशन लगती हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बच्चे को जो दी जाती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो ये सारी हैं। तो ये देखिए, फ्री रेडिकल्स का पूरा मैकेनिज़्म आएगा कभी पेपर में नहीं। पेपर में ये आ सकता है कि बताएं किन किन मैकेनिज़्म से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कि ये थे, ये वाले ये मैकेनिज़्म पूछे जा सकते हैं, नाम। और फिर पूछा जा सकता है बताएं कि बॉडी इनको डील कैसे करती है। ये जो मैंने ऊपर 3 पॉइंट्स बता दिए, ग्लूटाथायोन वाला, सुपर, इसको ये आपका BCQ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं पूछा जा सकता, मतलब ये वही पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन हो रहे हैं जो मैंने बता दिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थर्ड मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी, जो है केमिकल मीडिएटेड, ठीक है। तो केमिकल मीडिएटेड में एक तो डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है जी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के थ्रू। इसको ना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या याद रखें, कोई भी एक केमिकल ले लें, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये पता है पॉइजन होता है। तो ये क्या होता है, ये जी मर्क्यूरी बाइंड टू सल्फाइडल ग्रुप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेम्ब्रेन पर मिले। आप सिंपल से याद रखें, मर्क्यूरी क्लोराइड जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के डैमेजिंग है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो क्या होगा, इधर आ जाए ये डायग्राम, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो क्या होगा, इंजरी हो जाएगी, कैल्शियम अंदर जाएगा, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बस। तो वही चीज़ दोबारा लिंक हो सकती है। पैथो में रट्टा ज़्यादा नहीं लगाना, पैथो में कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज, ATPase डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाएगी,
तो बस ये याद रख लें, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये तो डायरेक्ट है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाय फार्मिंग टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में हमारे पास साइटोक्रोम P450 का जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड का याद रखना है कि उसको कन्वर्ट कर देंगे टू टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स कार्बन ट्राईक्लोराइड के अंदर। और ये भी मतलब कार्बन ट्राईक्लोराइड जो होता है ये भी टॉक्सिक होता है सेल्स के लिए और इंजरी काज कर सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है, इसमें ये डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलियम और लिपिड में ये सारा ये टू मच एक्सप्लेनेशन है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे आ गया एज मीडिएटेड सेल इंजरी। अच्छा देखिए, अब ये भी टू मच है, ये मेरे ख्याल में कभी भी आपको नहीं आने वाला। ये एज रिलेटेड में क्या है, एक तो वियर एंड टियर है। क्या मतलब, जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है तो क्या होता है, एज बड़ी ज़्यादा होती है तो फ्री रेडिकल ज़्यादा है, तो फ्री रेडिकल आपकी मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। इसीलिए जो बूढ़ी औरतें हैं वो क्या यूज़ करती हैं, विटामिन ई दिनों, इसीलिए फ्री रेडिकल वाला दोबारा कॉन्सेप्ट सारा लिख लें जो पहले पढ़ा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन थियोरी, कि जी ये होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो आई है ना, वो ग्लूकोज जाके एंजाइम्स के साथ लिंक्ड हो जाती है। मतलब ये लिखा है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब क्या है कि एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है बल्कि ग्लूकोज जी खुद जाके एंजाइम के साथ मिल रही है, ठीक है। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है। अगर जीनोम बेस्ड थ्योरीज पूछ ही रहे हैं तो एक तो सोमैटिक म्यूटेशन हाइपोथेसिस है कि जी कुछ बंदों में डीएनए रिपेयर एंजाइम ही नहीं काम कर रहा होता, तब उनमें हो सकती है इंजरी। और कुछ में प्रोग्राम्ड एजिंग हाइपोथेसिस ये है कि मतलब कुछ सेल्स में प्री प्रोग्राम्ड होती है हाइपोथेसिस कि सेल की डेथ का एक प्रोसेस होता है और वो मतलब सेल का प्रोग्राम शट हो जाता है। फाइनल सेल एप्लीकेशन हाइपोथेसिस ये है कि कुछ बंदों में हर सेल ने एक लिमिट रखी होती है, मैंने इसके बाद डिवाइड होना 20 साल के बाद मैंने ख़त्म हो जाना है, तो ये भी एक इंजरी की कॉज है। और लास्ट पे ना ये जितने भी आपके रिव्यू हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्ले करते हैं, हाइपोक्सिया डीएनए को कम कर देता है, स्वेलिंग कैल्शियम, ये सारे पॉइंट आप रीड कर लें। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में